देखो मैडम, देखिए बेटा, ठीक है ना। तो देखो प्रतिषेध क्या होता है, सुनो, अगर कोई भी मामला हाई कोर्ट का हो, सॉरी कोई भी मामला क्या हो, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, और हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर दे, या कोई भी मामला लोअर कोर्ट का हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें क्या कर दे, हस्तक्षेप कर दे, तो तुरंत उस पर क्या होगा, फरमान जारी होगा। क्या है कि आपने उस न्यायिक क्षेत्र का उल्लंघन किया है, आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के फैसला दिए हैं, उस पर प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध मतलब प्रोहैबिटेशन। क्या होता है, प्रोहैबिटेशन। आए समझ ना, क्या होता है प्रोहैबिटेशन। देखो प्रोहैबिटेड एरिया लिखा होता है, कहीं गए हो कोर्ट में लिखा है प्रोहैबिटेड एरिया। प्रोहैबिटेड एरिया मतलब प्रतिषेध, यहाँ जाना आपका निषेध है, आप जा नहीं सकते। कोर्ट में खास कर जाइएगा, अनुमंडलीय कोर्ट अगर में जाइए प्रोहैबिटेड एरिया, ओनली एंट्री फॉर वीआईपी पर्सन, मतलब सिर्फ जज जा सकता है, बड़ा बड़ा वकील जा सकता है। हाँ सुना। तो प्रतिषेध क्या होता है, अगर कोई भी कोर्ट या कोई भी अधिकारी अपने न्यायिक क्षेत्र से जाकर के फैसला सुना दे या न्यायिक क्षेत्र से जाकर के कोई काम कर दे, उस पर कौन सा जारी हो जाता है, प्रतिषेध लेख। जैसे मान लो कि सीमावर्ती इलाका हुआ, यहीं पे सीमावर्ती इलाका है, इधर से हंसपुरा है, उधर से दाऊदनगर है, तो इस बीच में देखो अगर मान लो कि कोई अपराधी भाग रहा है यहाँ से हंसपुरा से और दाऊदनगर के क्षेत्र में घुस गया, तो हंसपुरा वाला पुलिस उसको पकड़ने का अधिकार खो देता है। किसके अनुसार, प्रतिषेध क्या है सर, क्यों, क्योंकि प्रोहिबिटेड एरिया में घुस गया। समझ में ना, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बस समझ में आया। और कोई भी व्यक्ति मान लो कि सीमा इलाका है, दाऊदनगर से दाऊदनगर एरिया में क्राइम किया और भागते भागते हंसपुरा में घुस गया, तो दाऊदनगर की पुलिस अब उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, हंसपुरा पुलिस करेगी गिरफ्तार नहीं, छोड़ देगा। अगर पढ़ा लिखा क्रिमिनल होगा तो फिर दिक्कत कर देगा। समझ में ना। फिर हाँ वो क्या करेगा कि तुरंत इन्फॉर्म कर गया अपने नजदीकी थाना पे और बोलेगा कि उधर से तुम हमें कोऑपरेट करो, फिर वो तुमको अरेस्ट करके उसको हैंड ओवर कर देगा। समझ में ना। जिस इधर से जा रहा है तो दरोगा को भी पता, ऐसा ही को भी पता है कि वो अब एरिया कहाँ आ रहा है, हंसपुरा वाला आ रहा है, ठीक है ना। अब तो और ज्यादा डिजिटल जमाना हो गया, तुरंत सबको पता है अपना लोकेशन, लैंड लोकेशन देख रहा है सब, तो फिर इसको फोन करेगा, तुरंत उधर से आपको कैप्चर करके आपको अरेस्ट करके उसको दे देगा। एक कागज बनती है कि आई एम हैंड ओवर टू दिस क्रिमिनल इन धारा 302, धारा 305 या 7 जो भी हो, इसके अंदर हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं। सर, हाँ, उसमें जो भागता है तो वही में एनकाउंटर भी कर सकता है। अरे हाँ, कर कह नहीं सकता है, कर भी सकता है। इनकाउंटर की भी कहानी अलग होती है, उनको बताएंगे, पर इनकाउंटर करना इतना आसान नहीं होता है। इनकाउंटर करना इतना आसान नहीं होता है जितना थाना प्रभारी के लिए आसान नहीं है। इनकाउंटर करना यदि किसी लेवल पे आसान होता है तो डीएसपी लेवल पे होता है, डीएसपी, एसपी, एएसपी, समझना, वो सब यदि इनकाउंटर कर दे तो फिर आपका केस रफा दफा हो जाता है। और थाना प्रभारी लोग इनकाउंटर करे ना तो इस पर जांच बैठ जाती है इनके। थाना प्रभारी थे तो बोले ना कि इस सब के लेवल की बात नहीं है, समझे ना। अगर वही डीएसपी लेवल के अधिकारी होते हैं, अगर इनकाउंटर कर देते तो उन पे जांच वाच नहीं बैठता, बहुत कम चांसेस देते हैं, ठीक है। तो देखो अरे समझ, प्रतिषेध क्या होता है, जो अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाते या जो उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं हो, जो उसके क्षेत्र में शामिल नहीं हो, और उस क्षेत्र, जैसे मान लो हम जीएस पढ़ाते हैं, हम कॉमर्स पढ़ाने लगे, पढ़ा पाएंगे, है मेरे क्षेत्र का, है मेरे क्षेत्र का, तो हम बच्चों के साथ चीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, हो जाएगी नहीं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर के फैसला दे, वह किसके अनुसार दोषी, प्रतिषेध के अनुसार। जो भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे, वह किससे दोषी, प्रतिषेध से दोषी। किधर है, 3 हुआ ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में प्रोहैबिटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोहैबिटेशन, TATI। इसका इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा याद रखना यार, हिंदी वाला वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। समझ ना, इंग्लिश वाला वर्ड बड़ा अच्छा होता है। प्रोहैबिटेशन याद रखना, क्या रहना है, प्रोहैबिटेशन, प्रोहैबिटेड। कोई भी, अगर कोई भी जज अपने न्यायिक क्षेत्र से जाकर फैसला सुनाए, उस फैसला को ऊपरी न्यायालय क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। और कोई व्यक्ति अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दे, उसका भी कैंसिलेशन होता है। समझना, इसमें खास करके जजों वाला चलता है। किसमें चलता है, जज वाला। अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसे हाई कोर्ट 2 राज्यों के बीच का मामला नहीं सुनेगी, याद रखना, हाई कोर्ट राज्य मतलब संघ एवं राज्य का मामला नहीं सुनेगी। मान लीजिए कि बिहार और झारखंड में लड़ाई हो जाए, सीमा विवाद हो जाए, तो ना तो पटना हाई कोर्ट सुनेगी और ना रांची हाई कोर्ट। वह किसका मामला, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का। आज समझना, अगर पटना हाई कोर्ट अपने अंदर एडमिट ले लेती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट कहां से ले लिया, ये मेरा मामला है, जल्दी भेज मेरे पास। आज समझना, अगर रांची हाई कोर्ट ऐसा कर देता है तो तुरंत बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, कहां से, दिस इज माई मैटर, जल्दी भेज मेरे पास। हाँ, हो सकता है कब, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी आज्ञा दे तब।
उसके बिना हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल जजों की नियुक्ति करके भेज दे यहाँ पे कि आप जाके मामला को देखिए, मामला क्या है। जैसे अभी तत्काल में किस राज्यों में हुआ था सीमा विवाद? नागालैंड और असम में असम और नागालैंड हुआ था ना। तत्काल में साउथ ईस्ट में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ कि नहीं, असम और नागालैंड में। तो कौन मामला सुना? सुप्रीम कोर्ट सुना, और तुरंत 5 दिन के अंदर विवाद का फैसला हुआ कि इतना इधर होगा, इतना इधर होगा। वहीं पे भी हाँ समझे, इतना लंबित मामला थी, तुरंत गृह मंत्रालय हस्तक्षेप किया उसमें और तुरंत दोनों राज्यों को मुद्दा शांत करा दिया। ये बहुत पुराना 1978 से सबका चलते आ रहा था, नागालैंड और असम का मामला। हाँ समझे ना, अभी ना जाने कितना वो क्या क्या हो जाता वहाँ पे, है समझे ना। तो देखो सुनो, अगर कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के फैसला देती है तो किसके अंदर आ जाता है? प्रोहिबिशन के अंदर आता है। हाँ समझे ना। या हो सकता है केंद्र और राज्य में लड़ाई हो जाए, बिहार सरकार में और केंद्र सरकार में क्या हो गया, किसी मुद्दा पे अनबन हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वह मामला कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। है समझ में ना। अगर हाई कोर्ट ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, आप कहाँ पे आ जाइए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। है समझ में, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देख अगला है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में लंबित मामलों को किया जाता है। देखिए देख बाबू, अगला क्या है? उत्प्रेषण। अच्छा, उत्प्रेषण मतलब क्या होता है? उत्प्रेरित करना। क्या होता है? उत्प्रेरित करना। ठीक है ना। यह भी ऊपरी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट करेगी तो हाई कोर्ट को करेगी, हाई कोर्ट करेगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करेगी, और डिस्ट्रिक्ट को करेगी तो सिविल कोर्ट को करेगी। सिविल कोर्ट या लोअर कोर्ट जो भी बोली, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि उसको उत्प्रेरित करे। क्या करे? उत्प्रेरित। और बोले कि अगर यह मामले आपसे नहीं सुने जा रहे हैं, आप पे मामलों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, हम लंबित मामलों में सुनवाई कर देंगे। ठीक है ना। ताकि वह मामला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला ज्यादा हो जाए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो हाई कोर्ट यह बोल सकता है कि आप लंबित मामलों की सुनवाई के लिए, मान लो कि कोई पूरा हाईलाइटेड मैटर हो जाए, ऐसा समझना। जैसे मान लो कि राम मंदिर का मामला क्या था? हाईलाइटेड था, और किस न्यायालय में था? बता दो रे, राम मंदिर वाला मामला किस न्यायालय में था? बता, कौन हाई कोर्ट? बोल, ओकरा से पूछ रहे, ओकरा से, तोरे से पूछ रहे, बोल। हाँ, तोरे से पूछ रहे हैं। राम मंदिर का मामला उत्तर प्रदेश के किस हाई कोर्ट में था? समझा रहे हैं तो हमको कुछ समझ में ना आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है? काहे नहीं आ रहा? चला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बता, रुक, अरे चुप रह, बता। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या समझाए हम? कहाँ है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सर हम शांत हो गए तो नहीं तो कुछ समझ में ना आ रहा है। कैसे समझा रहे हैं? फालतू की चीज कहाँ बता रहे हैं? बेवकूफ हो, दिमाग में है कि नहीं तुम्हारा? सब बेवकूफ है तब ना। ये नहीं पढ़ना है? रीट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है कि नहीं रीट? अजीब बात है यार, जो मन में आता वही बोल देते हो। नहीं बोलने का मतलब क्या हुआ है? किसी पे चढ़ के टाइम बचा दो। रीट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हम वही चीजें पढ़ाएंगे जो पढ़ना है आपको। अजीब क्या बोले तुम लोग को। देखो देखो बोले, देख, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसको जारी किया जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा किसको जारी किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा किसको जारी किया जाता है? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट। जैसे राम मंदिर का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहाँ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जब अपनी फैसला सुनाई तो इस फैसले से बहुत समुदाय के लोग खुश नहीं थे, खास करके एक समुदाय के लोग, वह मुस्लिम समुदाय, जो खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। सुप्रीम कोर्ट बोला मेरे पास आओ, इस मामले को मेरे पास क्या किया? एडमिट शूट किया जाए। एडमिट शूट मतलब मेरे पास ट्रांसफर किया जाए। तुरंत एडमिट शूट हुआ, कहाँ से? इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें फैसला देने वाले जज कौन थे? रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। कितने दिन मामला चला? 43 या 45 दिन चला, यही चला था, 43 या 45 दिन। 45 दिन के मामले में या 43 दिन के मामले में सुनवाई करके उसको फिनिश कर दिए। बोले कि जहाँ रामलला का मंदिर, रामलला का मंदिर बनेगा, अब बाबरी मस्जिद बनेगी अयोध्या में, पर वहां से दूर बनेगी, उसके बदले में 5 एकड़ जमीन आप हमसे ले लीजिए। मतलब हिंदू समुदाय से 5 एकड़ जमीन ले लीजिए।
हाँ समझे ना। तो क्या हुआ देखो, मामला कहाँ का था? हाई कोर्ट में। कहाँ था? हाई कोर्ट में। क्यों हाई कोर्ट में क्यों था? क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या का था। कहाँ का था? अयोध्या का, ठीक है ना। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की हाई कोर्ट सुनेगी, सुनेगी ना हाई कोर्ट। पर हाई कोर्ट के यदि हाई कोर्ट के मामले से यदि कोई लोग खुश नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट क्या की? उसको उत्प्रेरित की। क्या की? उत्प्रेरित। क्या की? उत्प्रेरित। बोली कि मामला कहाँ भेजो? मेरे पास, हम फैसला देते, देखते इस मामले में क्या होना चाहिए। फिर रंजन गोगोई एक जज थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो असम के रहने वाले थे। है समझो ना, मूल निवासी कहाँ के थे? असम के। पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो मूल निवासी असम के रहने वाले थे। उन्होंने फैसला दिया, 43 से 45 दिन उसमें मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने फैसला दिया, बोला कि राम मंदिर वहीं पे बनेगा और वहां से दूर 5 एकड़ जमीन दी जाए मुसलमान समुदाय को, और वहां पे बाबरी मस्जिद बनेगा। ठीक है ना। अब बनाए या ना बनाए उसका पर्सनल मैटर है, उस मैटर में हमको नहीं पढ़ना है। और उत्प्रेरित किए। क्या किए? उत्प्रेरित। अगर कोई भी मामला लोअर कोर्ट में है, मामला हाईलाइट हो जाए, सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऐसा घटना घट जाए कि मामला हाईलाइट हो जाए, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको अच्छी तरह से सुनवाई नहीं कर पा रही है, प्रेशर में आ गई है, तो तुरंत हाई कोर्ट अपने पास मंगवा देगी कि लाई इस मामला की सुनवाई हम करें, उत्प्रेरित करके भेजिए, हम सुनवाई करेंगे। पहला मामला। दूसरा, और कभी कभी लंबित मुकदमे ज्यादा हो जाते हैं, नहीं हो जाती कि बहुत सारा मुकदमा हो गया, जजों की संख्या कम है, जज सुन नहीं पा रहे हैं, तो उस लंबित मुकदमों को भी ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगवा सकती है, मंगवा करके सुनवाई कर सकती है। यह क्या बोला था? उत्प्रेषण। क्या बोला था? उत्प्रेषण। उत्प्रेरित करता है काम करने के लिए। जैसे हम तुमको उत्प्रेरित करते हैं ना कि पढ़ो 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 पढ़ो, उत्प्रेरित कर रहे हैं, उसी तरह से ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। किसके लिए? लंबित मुकदमों की सुनवाई के लिए, ठीक ना, या कोई हाईलाइटेड मामला हो तो उस पर अच्छी तरह से गहन जांच बैठे, इसके लिए। हो गया, चार्टो खत्म, उत्प्रेषण खत्म। अब देखो अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। देखिए अजीब अजीब बात बोलता है यार, कभी कभी हम भी टेंशन में आ जाते हैं तुम लोग के बात से। जितना ईमानदारी से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, उतना ही तुम लोग क्या बोले, तुम लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना, दे देगा तुमको क्वेश्चन। दिया भी है क्वेश्चन, यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से राम मंदिर का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवाई थी, वह किस रीट के अनुसार मंगवाई थी? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था। वह किस याचिका के दौरान, किस याचिका के अनुसार मंगवाई थी? कौन सी याचिका थी? उत्प्रेषण थी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, रीट से ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि समझ नहीं पाइएगा आप। सीधे बोलते हो कि फालतू चीज है, हद की इंसान हो यार तुम लोग। देख पहला क्या था? बंदी प्रत्यक्ष। दूसरा क्या था? परमादेश। तीसरा क्या था बेटा? प्रति। चौथा क्या था? उत्प्रेषण। और पांचवा क्या था बेटा? अधिकार। अधिकार। देखो एक बार थोड़ा सा और देखो, देखो बेटा, देखो बाबू, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। अरे समझ, तू समझ, तुरंत नहीं समझना है, रुक पूछ रहे तुरंत। आज 10:30 बजे छोड़ेंगे, आज सबके मारेंगे। तो रिवाइव करना बहुत जरूरी है, 15 से 20 दिन हो गया है, आज सबको मारेंगे। रुक देखो, बंद आज पूछते हैं पॉलिटी, आज बता रहे तुरा। अब खत्म हो गया ना मौलिक अधिकार, आज मौलिक अधिकार सब पूछ के मारेंगे। रुक, कितना तू मौलिक अधिकार पढ़ ले है ना, तो हम समझा रहे हैं। देख यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति पे लागू होता है जिसको गिरफ्तार किया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसका यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, और न्यायालय जो अधिकारी उसको गिरफ्तार किया है उससे उचित कारण जाने कि आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है, वाकई में यह गिरफ्तार करने लायक था या नहीं था। न्यायालय 3 काम कर सकती है, या तो पुलिस रिमांड पे भेजेगी, या न्यायिक हिरासत में भेजेगी, या जमानत दे देगी। पुलिस रिमांड पे कब भेजेगी? जब मामला बहुत संगीन हो। न्यायिक हिरासत पे कब भेजेगी? जब मामला नेता मदारी का हो, ठीक है ना, उनको भाषण उसन देने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो उठा के न्यायिक हिरासत में डाल दो, रख 1 आध महीना करा जेल में, अपने ही शांत हो जाएगा, ठीक ना। और जमानत कब? जब मुर्गी चोरी का मामला हो, बकरी चोरी का मामला हो, मोटरसाइकिल चोरी का मामला हो, तो इसमें क्या दे देता है? जमानत। या 2 भाइयों के बीच की लड़ाई का मामला हो, है ना, कि दीवार नहीं उठाने दे रहा है, छत नहीं ढालने दे रहा है, तो इस सब मामला में कोर्ट जमानत दे देती है, कोर्ट ज्यादा देर नहीं रखती। परमादेश, यह उस अधिकारी को जारी किया जाता है जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे एसपी साहब है या डीएम साहब है,
उनका कर्तव्य है कि अपने जिला में शांति व्यवस्था बना कर रखें, और जिले में शांति व्यवस्था कायम करने में वो असक्षम है, तो वह किसके अनुसार दोषी हो जाएंगे? परमादेश के अनुसार। इस रीट के अनुसार उन पे कार्रवाई भी हो सकती है। या कोई ऐसा अधिकारी हो जो किसी महिला अधिकारी का शोषण करता हो, आ समझे ना, मान लो कि एसपी है या डीएम है या डीएसपी है, बैचलर है, हैंडसम है, और नीचे की जो अधिकारी है कोई एसआई महिला हो गई या कोई पुलिस महिला हो गई, उसका शोषण करता हो, ठीक ना, अपने अधिकारों का हनन कर रहा हो, अपने अधिकारों की कर्तव्यों का, कर्तव्य है क्या कि महिला अधिकारी का शोषण करे? ये कर्तव्य में नहीं है, तो कर्तव्यों का क्या हुआ? हनन हुआ, तो वह किसके अनुसार दोषी हो गया? परमादेश के अनुसार दोषी हो जाएगा। ऐसा समझे ना, तुरंत वो उसकी मौलिक अधिकार का क्या किया है? हनन, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। प्रतिषेध, प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन क्या होता है? प्रोहिबिटेशन, इसको समझ लेना है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, इसको इंग्लिश में समझो। प्रोहिबिटेशन इसमें क्या होता है बता? प्रतिषेध में क्या होता है बोलो, क्या पता है? ठीक, अगर निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करते हुए मामला सुना देती है तो ऊपरी न्यायालय इस जो फैसला होता है उसको तुरंत खारिज कर देता है। जैसे मान लो दो राज्यों के बीच की लड़ाई, बिहार और झारखंड हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बिहार और यूपी क्या है? पड़ोसी राज्य, तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों का सीमा लगता है, हो सकता है कि इन राज्यों में सीमा विवाद हो जाए, जैसे नागालैंड और असम में सीमा विवाद हुआ था। तो अगर ऐसा मामला हो जाए तो ना तो बिहार की हाई कोर्ट सुन सकती है और ना ही झारखंड की हाई कोर्ट सुन सकती है। अगर यूपी के साथ हो तो यूपी में दो हाई कोर्ट, एक इलाहाबाद दूसरा लखनऊ, दो खंडपीठ है उसका, एक इलाहाबाद में दूसरा में लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा मामला हो जाए तो ना तो पटना हाई कोर्ट सुन सकती है और ना इलाहाबाद और ना ही लखनऊ हाई कोर्ट सुन सकती है। क्लियर हो गया? आया समझ में ना? तो यह क्या हो गया? प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, ऐसा मामला जो आपके न्यायिक क्षेत्र का नहीं है परंतु आप उसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो ऊपरी न्यायालय तुरंत आपको नोटिस करेगी, दिस इज नॉट इन योर जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक क्षेत्र, यह आपके न्यायिक क्षेत्र से क्या है? बाहर है। अब मान लो कि सपोज करो कि तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अब तुम जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन के केस नहीं सुनती है। मिनिमम कहाँ पे सुना जाएगा? हाई कोर्ट। किसके अनुसार? 226। और सुप्रीम कोर्ट किसके अनुसार? 32। किसके अनुसार? याद रखना, हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32, याद रखना, ठीक है ना। तो फिर वह मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अंदर एडमिट सूट ले लेती है तो तुरंत हाई कोर्ट कहेगा अरे क्या कर रहे हो यार, ये आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं है, यह हम सुन सकते हैं, मेरे पास भेजिए। 3 एग्जाम्पल दिए, समझ में आया ना? 3 एग्जाम्पल। अब देखो उत्प्रेषण, अगर कोई लंबित मामला किसी निचले न्यायालय में है और उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है या उसके फैसले से आम पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो तुरंत ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगवाएगी उस मामले को, उत्प्रेरित करेगी कि भेजो भेजो मेरे पास, हम देखते इस मामला को, इसमें क्या किया जा सकता है। जैसे राम मंदिर का मामला कौन सुना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं हुए, वो तुरंत एडमिट सूट कहाँ कर दिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा ली, तुरंत कि एडमिट सूट के थ्रू मेरे पास लाइए, जो प्रक्रिया उसको करिए। तुरंत एडमिट सूट हुआ, घंटों के अंदर, तुरंत मिनटों में काम हुआ एडमिट सूट के द्वारा। और कहाँ कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। रंजन गोगोई उस पर 45 दिन तक क्या किए? लगातार एकदम उस पर सुनवाई हुई और 45 दिन में फैसला दे दिए कि नहीं वहां पे राम मंदिर बनेगा, ठीक है ना। और आपकी भी आस्था की बात है तो वहां पे बाबरी मस्जिद भी बनेगी, पर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर बनेगी, ऐसा समझे ना, अलग बनेगी। मंदिर के प्रांगण में मस्जिद नहीं बनेगा। हो सकता है कि अभी मुस्लिम समुदाय के लोग ना खुश हो, पर यह फैसला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लग गया तो पलटने की ताकत किसी को नहीं। बात खत्म। क्या मामला क्या है? सिविल है, आपराधिक तो है नहीं कि फिर कहाँ जाइएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति का भी अपना एक रीट होता है, ऐसा समझे ना। माफीनामा होता है उनका भी, वो राष्ट्रपति भी पढ़ाएंगे कि कितनी तरह की माफीनामा उनके पास होती है, ठीक है ना। तो ये तो मामला सिविल है, तो सिविल में राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते। आपराधिक मामला होती तब ना राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं। तो मामला क्या है? सिविल है। अब देखिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में होता है क्या है? देखो, अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से, इससे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला कर दे तो तुरंत उस पर क्या लागू हो जाता है? अधिकार परीक्षा। मान लो बेटा एसआई है, थाना का प्रभारी है, वो क्या बोला? लड़का बोला ना कि उसके अंकल एसआई थे, एक इनकाउंटर कर दिए थे, तो 3 महीना कहाँ रहे थे? परशुराम की रहे थे ना, तो वह उनका अधिकार नहीं था। थाना प्रभारी रियरेस्ट ऑफ द रियर गोली चला सकता है। गोली चलाने का भी तरीका होता है। अगर थाना प्रभारी तुम हो और मान लो कि कोई XYZ कोई क्रिमिनल है और भाग रहा है और थाना प्रभारी पीछे से उसको खदेड़ रहा है, ऐसा समझो ना, अब बार बार फायरिंग तुम पे कर रहा है अधिकार, कौन? क्रिमिनल। तो तुम डायरेक्ट उससे सिर पे गोली नहीं मारोगे, सबसे पहले
पहले हवाई फायरिंग मार, पहले क्या मार, हवाई फायरिंग। अगर वो डर के सरेंडर कर दे तो ठीक है, और उसके बावजूद भी नहीं माने तो अगर पैर पे गोली मार, आ समझो ना, पैर पे मारो ताकि वो व्यक्ति लंगड़ा लूल्हा बन जाए, उसको आराम से धर दबोचो। यह थाना प्रभारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि तुम उसके सिर पे गोली मार दो। अगर ऐसा करते हो तो तुरंत तुम पे न्यायिक हिरासत बैठ जाएगी, न्यायिक जांच बैठ जाएगी, तुम फंस जाओगे, तुरंत तुम जेल चले जाओगे। आ समझ में ना, यह किसके अंतर्गत आता है, अधिकार परीक्षा। ये सब तुम लोग जानो, ये तुम्हारे हक की बात है। तुम नहीं जानोगे ना तो तुम्हारा कैसे पुलिस को देख घर में घुस जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीटी को देख करके सुसु निकल जाता है, जान लो। ट्रेन में यदि बिना टिकट के हो ना तो सुसु निकल जाएगा बाथरूम से पहले ही कि टीटी आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब करो तो मेरे क्षेत्र का ये नहीं, अरे यही तुम्हारे क्षेत्र का है, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम जानो, तुमको पढ़ना है। समझ ना, ये तुम नहीं पढ़ोगे ना तो कहीं पे भी तुम्हारा गेम बच जाएगा। समझ ना, अब मान लो कि कोई क्राइम किया, सपोज करो कि शादी करवा दिया, चल रहा दूगो को, 2 दिन में दूगो के शादी करा दिया, अब ओकर भाई ओकरा मार दे है, एक बात कर रहे हैं, थाना प्रभारी में गया तो थाना प्रभारी कहेगा हम तोरा शूट कर देंगे, तो अधिकार का है रे, तो अधिकार का है। अनुच्छेद 32 में है कि नहीं, बोले ना, अनुच्छेद 32 कहता है कि अधिकारी परीक्षा से बाहर जब जाइएगा तो आपको भी हम परशुरामपुर भेज देंगे, हम आपके पास सुरक्षा के लिए हैं, आप हमको बचाइए उसके भाई से। दोनों लीगल था, 18-21 का था, हम शादी कराए हैं, ऐसे हम शादी नहीं कराए हैं। और अंतरजातीय शादी सरकार संविधान में दी है, हम क्या करें, हम वही काम किए जो संविधान बोला है, अब आप भी वही काम करिए जो संविधान बोल रहा है। हमको प्रोटेक्शन दीजिए। इत्मीनान से 4 को पुलिस दे देगा, बाजार हंसपुरा बाजार में घूम रहे हैं, 4 अरे क्या बन भाई, कुछ अधिकारी बन गया क्या, तो अभी 21 दिन दबा दी बोल 21 दिन सरकार के पैसा पे घूम रहे हैं। आ समझ में ना, तो जानो, नहीं जानोगे तो होगा काम, अजीब बात करते हो। किसको अनुसार अधिकार परीक्षा के अनुसार क्या कहता है, कोई भी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला करता है तो तुरंत दोषी करा दिया जाएगा। हंसपुरा वाला थाना प्रभारी यदि दाऊदनगर के क्षेत्र में जाकर शराब तस्कर को गिरफ्तार करता है, अगर शराब तस्कर पढ़ा लिखा होगा तो इसको भेज देगा औरंगाबाद जेल। और दाऊदनगर का प्रभारी आके हंसपुरा में बिना नोटिस के, बिना उस थाना के सहायता के अगर शराब तस्करी को गिरफ्तार करता है तो पढ़ा लिखा तस्कर होगा ना, तो भेज देगा जेल उसको, बेटा चल हम तो जाएंगे, तो साथ ले जाएंगे। किसके अनुसार अधिकार परीक्षा, समझ में आ गया, आएगा पांचों समझ में। पहला क्या है, अगर आप देख, अरे देख, पहला क्या है, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर कहाँ पे, न्यायालय आपसे उचित कार्रवाई करेगी कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। उस अधिकारी से पूछेगी कि आपने इसको गिरफ्तार क्यों किया गया। उसके बाद कितना काम, 3, या तो पुलिस रिमांड, या तो न्यायिक हिरासत, या तो जमानत। क्लियर पहला। दूसरा परमादेश उस अधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। किसको सर, परमादेश। मान लो कि कोई केस लिखवाना है, अब बार बार आप केस लिखने जा रहे हैं, वो आपका काम नहीं सुन रहा है, तो क्या हुआ, परमादेश हुआ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, या आपसे पैसा का डिमांड किया, ठीक है ना, तो किसी तरह से उसका वीडियो क्लिप बना लीजिए और तुरंत एसपी के पास चले जाइए, परमादेश के अनुसार वो सस्पेंड हो जाएगा। एक सबूत दिखाइएगा ना कि मेरा काम नहीं कर रहा है, किसी तरह से ऑडियो वीडियो क्लिप बना लीजिए, कहीं पे शर्ट मुट में बटा मुंडा लगा करके ऑडियो वीडियो क्लिप बना लीजिए। काम का चीज है कि नहीं है, जाएगा कि नहीं, तुरंत एसपी के पास जाइए, सर हमसे 32,000 ये परमादेश का उल्लंघन कर रहे हैं, दिस इज माय फंडामेंटल राइट, वो मेरा केस एडमिट नहीं कर रहे हैं, पैसे का डिमांड कर रहे हैं, खत्म कहानी उसका, चला गया ऊपर। ऐसा समझ में। तीसरा प्रतिषेध, अगर कोई भी ऊपरी न्यायालय, ठीक है ना, कोई ऐसा फैसला सुना दी जो उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो अगर निचली न्यायालय ऐसा फैसला सुना दिया तो तुरंत ऊपरी न्यायालय क्या करेगा, उसको बदलेगा, बोला कहेगा कि ये तुम्हारे क्षेत्र का नहीं था, प्रतिषेध था, तुम कैसे कर दिए, प्रोहिबिटेड था, ये एरिया तुम्हारे क्षेत्र का नहीं है, तुम कैसे घुस के सुना दिए। जैसे 2 राज्यों के बीच की लड़ाई कभी हाईकोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, राज्य एवं संघ की लड़ाई कभी राज्य के बीच में नहीं सुनी जाएगी, ठीक है, एक तरफ 2-3 राज्य, एक तरफ संघ, कभी हाईकोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा उत्प्रेषण, और निचली न्यायालय में कोई लंबित मामला है या हाईलाइटेड मामला है और इससे फैसला नहीं हुआ और दिए गए फैसले को जनता खुश नहीं हुई तो उसको तुरंत कहां सुना जाएगा, ऊपरी न्यायालय में। मामला राम मंदिर के फैसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट दिया था उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग खुश नहीं थे, उस मामला को कहां सुना गया, सुप्रीम कोर्ट में। फैसला देने वाले जज रंजन गोगोई, कितने दिन के बाद, 45 दिन के बाद, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा, अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला कर देता है, जैसे हंसपुरा का थाना प्रभारी दाऊदनगर में आकर शराब तस्करी को गिरफ्तार कर दे और वो पढ़ा लिखा होगा तो तुरंत उसको औरंगाबाद जेल भेज देगा, और दाऊदनगर का थाना प्रभारी हंसपुरा में घुस करके किसी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर ले, पढ़ा लिखा होगा उसको तुरंत औरंगाबाद जेल भेज देगा। आ सुनना, किसको अधिकार परीक्षा, ये सब जानो, ये सब तुम्हारा राइट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, हाँ बोलो। देखो एक्चुअली वो थाना प्रभारी को नहीं है, समझे ना, थाना प्रभारी को देखो वो चार्ज दिया जाता है, एक अलग आता है
मोटर व्हीकल जो रूल है तो होता है ना, ये सब एक जैसे उत्पाद विभाग का काम क्या है? तस्करी का काम पकड़ना, छापा मारना, कहाँ शराब का तस्कर हो रहा है, कहाँ गांजा का हो रहा है, कहाँ दारू का हो रहा है, आज समझो ना। उसी तरह से एक मोटर आता है, उसको बोला जाता है, अरे ये अधिकारी है यार जो हाईवे पे ज़्यादा रहता है वो सब, अरे क्या नाम है यार, देखो अधिकारी का नाम भूल रहे हैं, अरे नहीं रुको ना, वो अधिकारी एक होता है जो हाईवे पे ज़्यादा मिलेगा वो सब, वो ओवरलोड ज़्यादा चेक करता है, आज समझो ना, क्या बोला जाता है, देखो अधिकारी का नाम भूल रहे हैं भाई, अधिकतर वही सब अधिकारी करता है। पर जो बाइक वाइक का चालान करता है इसको प्रभार दे दिया जाता है, अतिरिक्त प्रभार, बात समझे, उस ऑफिसर की कमी है, ऑफिसर नहीं है तो इसको क्या दे दिया गया? अतिरिक्त प्रभार, उसके अनुसार ही काम करता है, बात समझे। जैसे मान लो कि अब हाँ इसका भी अधिकार है, कैसे? शांति व्यवस्था के बाद मान लो ये कह देगा कि मेरे पास इनपुट आया था कि हौसपुरा में बम फूटने वाला है, इसलिए सर हम बाइक चेक कर रहे थे, तो बाइक चेकिंग में पाया गया कि इतना लोग के पास हेलमेट नहीं था, इतना के पास डीएल नहीं था, तो वो तुरंत आपको फाइन करेगा, सरकारी चालान कटेगा, तो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार को, तो सरकार भी मामला रफा दफा कर देगी, पैसा आया ना, सही का काम करके लाया, गलत काम करके थोड़ी लाया, ऐसा समझो ना। अरे कोई मोटर अधिकारी होता है, देखो उसका नाम भूल रहे हैं यार, क्या अधिकारी का नाम है, अच्छा अधिकारी होता है, समझे ना। अगर ईमानदार नहीं हुआ, बेईमान हुआ तो बड़ी पैसा कमाता है, सब कुछ होता है, देखो नाम भूल रहे हैं, ठीक है। खत्म आपका फंडामेंटल राइट्स, अब इसके आगे नहीं है। 33, 34, 35 एकदम छोटा सा चीज़ है जो आपको लिखवा दी है, तो समझाने लायक नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखो